Good morning, students. Chapter Mechanical Properties of Solid was going on, and now we are going to discuss about compressibility. तो बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. बल्क मॉड्यूलस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कल के वीडियो में. उसके रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. सो ये हो जाएगा 1/k, वेयर k इज बल्क मॉड्यूलस. तो अब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या रहने वाला है? डायमेंशन ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन होगा 1 बल्क मॉड्यूलस डायमेंशन. और बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन स्ट्रेस के इक्वल था. तो स्ट्रेस का डायमेंशन था ml-1 t-2. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m इनवर्स L1 t स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी. और इसका जो SI यूनिट रहेगा वो भी रेसिप्रोकल होने वाला है बल्क मॉड्यूलस का. तो बल्क मॉड्यूलस का जो डायमेंशन था, जो यूनिट था, वो था स्ट्रेस के अकॉर्डिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये यहाँ पर रहेगा N-1 मीटर स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी द SI यूनिट फॉर कंप्रेसिबिलिटी. प्लीज नोट इट डाउन. हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भी पूछा जाता है. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी ये टॉपिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होना चाहिए. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात हम करने वाले हैं. तो देखिए, हमने ऑलरेडी हुक्स लॉ पढ़ा, जहां पर हमने ये पढ़ा कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन वहां पर हुक ने जो ये लॉ दिया था उसमें एक कंडीशन रखी हुई थी. कंडीशन ये रखी हुई थी कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट तक ये स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद नहीं. तो ये इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है वो हमें समझ में आएगा इस ग्राफ से. इस ग्राफ को देखने से हमें समझ में आने वाला है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिस इलास्टिक लिमिट में है, तो इस इलास्टिक लिमिट का मीनिंग क्या है. इस ग्राफ से हम उसको समझ सकते हैं. तो इस ग्राफ में मैंने क्या कर रखा है, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है. एक्स एक्सिस में हमने स्ट्रेन ले रखा है, वाई एक्सिस में ले रखा है स्ट्रेस. इसको समझने से पहले, इस ग्राफ को समझने से पहले आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि एक मेटेलिक वायर के लिए ग्राफ होने वाला है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में. एक मेटेलिक वायर के लिए. तो सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है. इस रिजिड बॉडी में हमने एक मेटेलिक वायर लिया और इसमें हमने थोड़ा सा एक लोड लगा लोड. और सपोज अभी ये जो लोड है इसका मास स्मॉल m है, इतना मास हमने लगा दिया. और हमने क्या किया, अभी इस लोड की वैल्यू को बहुत ज्यादा नहीं रखा है. मतलब कि ये अभी एक सर्टेन लिमिट तक है. सपोज 1 kg है, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं 1 kg है या नहीं. सपोज 1 kg है. और हमने क्या देखा कि इस 1 kg के लोड को रखने पर ये वायर, जब हम इस 1 kg के लोड को हटा देते हैं तो अपनी फिर से ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है. मतलब कि इस वायर में इतना स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस लोड लगाने के साथ साथ आप समझ लीजिए, सपोज जैसे ही आपने लोड लगाया, ये वायर जो है यहाँ पहुंच गया लोड लगने के बाद. पहले इनिशियली इट वाज हियर, और जैसे ही आपने लोड लगाया वो ये वायर यहाँ तक पहुंच गया. डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने, लोड लगाया. कैसे लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, किस फॉर्म में लगाया, mg की फॉर्म में. तो अब ये इस वायर ने क्या किया, फिर से रीगेन कर लिया अपने ओरिजिनल शेप को. लेकिन तो हम कह सकते हैं यहां तक जो चल रही है प्रोपोर्शनल लिमिट है. स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं. आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने लोड लगाया था. जैसे ही आपने लोड हटाया, वायर जो थी वो अपने ओरिजिनल शेप को उसने रीअटेन कर लिया. लेकिन अब इस आप लोड को बढ़ाते चलिए. फिर हमने क्या किया, हमने लोड थोड़ा सा और बढ़ा दिया. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं. सपोज हमने इस लोड को कर दिया 1.3 kg. तो 1.3 kg करने के बाद हमने देखा वायर की पोजीशन में जो चेंज है थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है, और ज्यादा ये क्या होने वाली है, स्ट्रेचिंग इसकी ज्यादा होने वाली है. और अब ये पहुंच गई वायर यहाँ पर. और हमने क्या देखा, अब जब हम इस लोड को हटा रहे हैं तो वायर को थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन कर ले रहा है. वायर को टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन रीगेन कर ले रहा है अपने ओरिजिनल शेप को. ऐसा कब होता है, किस केस में ऐसा होता है, इलास्टिक बिहेवियर के केस में ऐसा होता है.
कि अगर जब तक वायर इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करेगा। तो हम पहुंच चुके हैं अब पॉइंट बी तक। पॉइंट बी तक हम पहुंच गए। अभी भी स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं होने वाला कि वायर अपनी शेप को गेन करे, लेकिन पॉइंट बी तक ऐसा जरूर हो रहा है। तो इस पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यील्ड पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन यील्ड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द वायर विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज यील्ड पॉइंट। इट कैन बी शोन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा मार्क्स का अगर पूछा जा रहा है तो आप इसका ग्राफ भी शो कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या करना है, हम तो सुधरने वाले नहीं है, हमने लोड को और बढ़ा देना। तो अब लोड को बढ़ा के सपोज हमने कर दिया है ऑलमोस्ट 1.7 kg, ठीक है। अब वायर जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ, ठीक है। लोड के कारण इसमें स्ट्रेचिंग और ज्यादा होने वाली है और वायर अब पहुंच चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है इसके साथ। आप पहुंच चुके हैं पॉइंट सी पर, मतलब कि इस वायर के अंदर अगर अब आप हटा भी देंगे, अगर अब आपने लोड को हटा भी दिया तो वायर ने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करना है। मतलब कि ठीक है इसके अंदर स्ट्रेस तो डेवलप होगा, लेकिन आप देख सकते हैं जितना रैपिडली पहले हो रहा था, जो कर्व चल रहा था, अब स्ट्रेस का कर्व उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कुछ कम हो चुकी है। तो वायर अपनी शेप को रीगेन नहीं करने वाली, ठीक है, कुछ हद तक कर पाएगी। और सपोज यहाँ पहुंच गई, ऐसे सोच लीजिए यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना जो है वायर में क्या हो चुका है, परमानेंट सेट हो चुका है। मतलब कि परमानेंटली उसकी शेप चेंज हो गई है। जैसा कि यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है, जब आप पॉइंट सी तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद अगर आप लोड को हटा देंगे, सो पॉइंट सी से ई तक जाएंगे आप, सी से ओ में नहीं पहुंचने वाले, सी से आप ई में पहुंचेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये दिखा रहा है परमानेंट सेट को, मतलब कि इतना स्ट्रेन तो इसमें परमानेंटली डेवलप हो चुका है। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने लोड को और बढ़ाना। तो अगर सपोज हमने लोड को बढ़ा के कर दिया 2 kg, ऐसे एग्जांपल है, इस लोड को आप सीरियसली मत लीजिए। हाँ, हम लोड को बढ़ा जरूर रहे हैं ताकि आप समझ सके, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब अगर आपने लोड को और बढ़ा दिया तो अब क्या होने वाला है, आप पहुंच जाएंगे पॉइंट डी पर, ठीक है। और क्या होगा, इस वायर में अब जो है स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ही नहीं। मींस अगर अब आप जरा सा भी आप स्ट्रेस देंगे, मतलब स्ट्रेन देंगे, तो स्ट्रेस जो होगा वो बहुत कम बनने वाला है, प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। और आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा, अगर आपके पास एक वायर हो, आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, वापस आ जाएगी। आपने कुछ ज्यादा ही खींच दिया। आप ऐसा भी देखेंगे कि आप तो स्ट्रेस दे ही नहीं रहे, मतलब आप तो डिफॉर्मिंग फोर्स दे भी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी जो वायर है उसकी लेंथ अपने आप भी बढ़ने लग जाती है। ऐसा आप नोटिस कर सकते हैं एग्जांपल में, कभी करके देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक वायर भी होगी, अगर आप उसको खींच देंगे और बहुत ज्यादा ही खींच दिया होगा, तो आप ऐसा देखेंगे कि स्ट्रेस, उसका स्ट्रेन जो है अपने आप बढ़ते चले जा रहा है और विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं पॉइंट डी पर, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इससे भी ज्यादा क्या किया, स्ट्रेस लगा दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये समझ लो मैक्सिमम लिमिट हो गई, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट हो गई जहां तक ये वायर जो है क्या कर पाएगा, टैकल आउट कर पाएगा सिचुएशन को। परमानेंट सेट तो इसमें ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसके बाद भी जरा सा भी स्ट्रेस लगा दिया, ठीक है, जरा सा भी आपने स्ट्रेस और बढ़ा दिया, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को, पॉइंट डी को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एस यू से इसीलिए डिनोट कर रखा है। और ये एस वाई, ये क्या था, ये था यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस है और एसयू इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक तो वायर जो है अपने आप को बचा लेगा इन द सेंस, मींस जब आप इसको हटा देंगे लोड को, तो अपनी शेप को तो रीगेन नहीं करेगा, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं होगा उसका। तो आप समझ जाइए कि अब आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके। आपने नोटिस भी किया होगा, कभी आपने एक्सपेरिमेंटली किया हो इसको, तो वायर का पहले कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने का मतलब बहुत लाइट कलर हो जाएगा, उसके बाद भी आप लगाते रहेंगे और कलर चेंज होगा, पूरी वायर का चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ जाइए आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच चुके। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस और दे दिया,
तो क्या होगा, उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ये आप देख सकते हैं पॉइंट ई इज द फ्रैक्चर पॉइंट, मींस देयर विल बी कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ द वायर, जो वायर जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, जो 2 kg से ज्यादा में, सपोज 2.1 kg में भी हो सकता है। फिर आप देखिए, जब ये आपने वो मैक्सिमम लिमिट या जिसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं वहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपने स्ट्रेस नहीं देना है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू तो डाउन होनी शुरू हो गई और स्ट्रेन बॉडी में अपने आप आ रहा है। वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ग्राफ के थ्रू कि ये देखिए, यहाँ पर आपने स्ट्रेस को तो बहुत ही जरा सा बढ़ाया और उसके बाद क्या हुआ है, आप स्ट्रेस को कम करते चले जा रहे हैं, अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, उसके बाद भी वायर जो है अपने आप ही क्या कर रही है, लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब कि स्ट्रेन गेन कर रहा है और उसके बाद उसमें एकदम से फ्रैक्चर पॉइंट आपको मिलेगा, मींस जो वायर होगी वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ा। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।